तो मेरे खुदा क्या हो, ये क्या हो गया? देखें, जिंदा भी है ये, मर गई। कोई फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलवाओ, इन्हें अस्पताल भिजवाओ। रुकिएगा आप लोग, मैं पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ। आप किसी चीज़ को हाथ मत लगाइएगा। बड़ी शरीफ खातून थी भी, अभी तो आई थी इस अपार्टमेंट में, थोड़े दिन हुए। हेलो पुलिस स्टेशन। जी सर, यहाँ पर एक लेडीज़ का मर्डर हो गया है। जी हाँ। ये कब से यहाँ रहती थी? ये सर, हम तो उनको जानते भी नहीं। ये तो गालबन अभी 1 हफ्ता पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। आप लोगों ने यहाँ पे किसी मशकूक शख्स को आते जाते देखा है? नहीं साहब, मैं तो अपने घर में काम कर रहा था, एक अचानक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। मैंने किचन की खिड़की से झांक के देखा तो एक आदमी भागता हुआ जा रहा था। शायद वो इसी अपार्टमेंट से निकल के भागा था। उस आदमी का आप लोगों ने हुलिया वगैरह देखा? नहीं साहब, जब मैंने किचन की खिड़की से देखा तो सिर्फ उसकी पुश्त नजर आई, फिर वो गायब हो गया। कोई इनसे यहाँ पे ऐसा शख्स कोई मिलने जुलने आता है उसको आप लोग अच्छी तरह पहचानते हो? नहीं सर, ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। हो सकता है ये पुरानी दुश्मनी का शख्स आना हो। पिस्तौल? लगता है इसने खुदकशी की है। हो सकता है। यहाँ किसी ने किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर। एम्बुलेंस को फ़ोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस घर को भी सील कर दो। आ जाएं आप लोग, बाहर आ जाएं। योर ऑनर, आपकी अदालत में आज जो केस ज़ेरे समात है वो एक 32 साला खातून हुमा अरशद के कत्ल का है, जिसे 23 अप्रैल की शाम उसके अपने अपार्टमेंट में उसके अपने ही मालिक मकान ने कत्ल किया। योर ऑनर, कटहरे में खड़ा ये सफाक इंसान मुल्जिम आरिफ मलिक हुमा को कत्ल करके जाए वारदात से फरार हो गया। योर ऑनर, मुल्जिम को बिल्डिंग के गार्ड के बयान और बिल्डिंग के एक रिहायशी की निशानदेही पर पुलिस ने इसके घर से गिरफ्तार किया। योर ऑनर, इस केस की तफ्तीश से अदालत को आगाह करने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। तफ्तीशी अफसर हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आप अब तक की तफ्तीश से अदालत को आगाह करेंगे? योर ऑनर, हमारी तफ्तीश के मुताबिक मुक्तुला हुमा एक पेट्रोलियम कंपनी में मुलाजमत करती थी। 1 हफ्ता कबल ही वो गोल्डन हाइट्स अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। वो अकेली ही रहती थी। मुक्तुला हुमा के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक उनके शौहर का नाम अरशद वहाब है। जब अरशद वहाब से रब्ता करके तफ्तीश की गई तो पता चला कि इन दोनों के दरमियान 1 साल कबल तलाक हो चुकी है। लेकिन अरशद वहाब ने यह भी बताया कि मकतूला हुमा के वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। मकतूला हुमा के 2 भाई पंजाब के किसी गांव में रहते हैं। चूँकि हुमा ने घर से भागकर शादी की थी, इसलिए इसके ख़ानदान वालों ने इससे मिलना छोड़ दिया था। तलाक के बाद हुमा अकेले ही रह रही थी। नई नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा लोग नहीं जानते। तो क्या तलाक के बाद हुमा ने अपने ID कार्ड पर अपने कवायफ तब्दील नहीं करवाए थे? जी नहीं। जब उसने ये फ्लैट किराए पे लिया था तो अपने आप को अरशद की बीवी ही बताया था और ये भी बताया था कि इसका शौहर किसी दूसरे शहर में रहता है और कभी कभी इससे मिलने आता है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम आरिफ का हुमा के कत्ल से क्या ताल्लुक है? मुल्जिम आरिफ हुमा का मालिक मकान है और इसी के बयान के मुताबिक 23 अप्रैल को ये उससे मिलने उसके फ्लैट पर गया था। ये आपका 6 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक है। ये क्रॉस चेक नहीं है, आप कल ही इजीली कैश करवा लीजिएगा। थैंक यू। वैसे आपको यहाँ रहते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कुछ वायरिंग की प्रॉब्लम है और लाउंज की लाइट है ना, बार बार फ्यूज़ हो जाती है। ठीक है, मैं कल इलेक्ट्रिशियन को भिजवा देता हूँ। वैसे बड़ा हौसला है आपका इस तरह यहाँ अकेले रहने में, वो भी हस्बैंड के बगैर। नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर तबादला हो जाए, वो जल्दी आ जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे अपनी जॉब छोड़ के वापस लाहौर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में
ये सेफ नेबरहुड है, आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कोई परेशानी हो भी तो मेरा फ़ोन नंबर तो है ना आपके पास, आप मुझे कॉल कर सकती हैं। ठीक है। अब मैं चलूँ। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम के सूबे पंजाब में 4,766, सूबे सिंध में 1,628, खैबर पख्तूनख्वा में 674, इस्लामाबाद में 281 और सूबे बलूचिस्तान में 167 वाक़यात रिपोर्ट हुए। योर ऑनर, ये मुल्जिम कहानी गढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है कि ये किराए के वाजबात लेने गया था। दरअसल इसकी नीयत कुछ और थी। इसकी आप शक्ल देखें योर ऑनर, इस शक्ल से मुजरिम लगता है। इसे पता था हुमा घर में अकेली है और इसने पिस्तौल के जोर पर उससे जबरदस्ती करनी चाहिए, और जब हुमा ने मुजाहमत की तो इसने उसे कत्ल कर दिया और पिस्तौल उसके हाथ में रखकर वहां से फरार हो गया, ताकि मोहल्ले वाले यही समझें कि हुमा ने खुदकुशी की है। इंस्पेक्टर साहब, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात के भी शवाहिद मिलते हैं कि मकतूला के साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई थी? जी बिल्कुल की गई थी। क्या आपकी इन्वेस्टिगेशन हतमी तौर पर यह बात कह सकती है कि ये वारदात मुल्जिम आरिफ मलिक ने ही की है? बिल्डिंग के गार्ड के बयान के मुताबिक हुमा के कत्ल से 1 घंटा पहले मुल्जिम आरिफ उससे मिलने गया था। ना उससे पहले ना उसके बाद हुमा से मिलने कोई नहीं गया, और जब फायर की आवाज हुई तो हुमा के पड़ोसी ने देखा कि हुमा के फ्लैट से निकलकर कोई भाग रहा है। हमें यकीन है योर ऑनर, यह वारदात इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। योर ऑनर, पुलिस अभी तक उस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज का डाटा हासिल नहीं कर सकी क्योंकि वारदात के दिन सिस्टम क्रैश कर गया था, लेकिन वो डाटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। आप अदालत को बताएंगे कि क्या मुल्जिम ने अपने जुर्म का इकरार किया या नहीं? जी नहीं, इसके बयान के मुताबिक 6:30 पर यह मकतूला के अपार्टमेंट पे था। इसने चाय पी और बकौल इसके इसने वहां से अपने किराए के बकाए जात का चेक लिया और वापस आ गया। योर ऑनर, मैं आयु साहब से कुछ सवाल कर सकता हूँ? Yes, permission granted. थैंक यू। आयु साहब, क्या आपको आला कत्ल से मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स मिले? कातिल ने कत्ल करते वक्त या तो दस्ताने पहने हुए थे या फिर उसने कत्ल करने के बाद हुमा के हाथ में पिस्टल थमाते वक्त अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए होंगे। आयु साहब, आपने यकीनन मेरे क्लाइंट के घर की तलाशी ली होगी। क्या आपको वहां से कोई ऐसे कपड़े मिले हैं जिन पे मकतूला का खून लगा हुआ हो? ये ऑनर, हमारे रेड करने से पहले ही उसने वो कपड़े कहीं फेंक दिए या फिर कहीं ज़ाया कर दिए होंगे। ठीक है, क्या आप अदालत को ये बताएंगे कि जो आला कत्ल आपने बरामद किया यानी पिस्तौल, क्या वो मेरे क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड है? ये ऑनर, वो एक पुराना पिस्तौल है। इसका नंबर या तो घिसकर मिट गया है या फिर टेम्पर करके मिटाने की कोशिश की गई। हमने वो आला कत्ल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। बहुत जल्द उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसकी मिल्कियत भी स्टेब्लिश हो जाएगी। योर ऑनर, इस्तिगासा ने भरपूर कोशिश की है कि मेरे क्लाइंट को इस मुकदमे में फंसाया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि मेरे क्लाइंट को बगैर किसी ठोस सबूत के इस मुकदमे में मुलविस किया गया है। मुलविस करने की बुनियाद सिर्फ इतनी है कि मेरे क्लाइंट जिस रोज़ शाम को कत्ल हुआ है उस रोज़ अपने किराए के बकायजात लेने के लिए मकतूला के घर पे गए थे। योर ऑनर, न मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स आला कत्ल से मिले हैं और ना ही वो आला कत्ल मेरे क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड है, और ना ही कोई ऐसा यानी शाहिद है जो इस बात की गवाही दे सके कि कत्ल के बाद अपार्टमेंट से भागने वाला शख्स मेरा क्लाइंट ही था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट एक बाइज्जत शरीफ शहरी हैं। उनके इस शहर में 2 और भी अपार्टमेंट हैं जो उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। सर, अगर इस्तिगासा ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक तरीके से पढ़ ली होती तो शायद वो एक इज्जतदार शख्स पे कत्ल का इल्ज़ाम कभी भी ना लगाते। योर ऑनर, ये एक सीधा सादा खुदकुशी का केस है और रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के अपने हाथों पर गन पाउडर के जर्रात पाए गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि मकतूला ने खुद अपने हाथ से खुदकुशी की है। वकील साहब, आपकी तस्दीक कर दूं, खुदकुशी इंसान अपने ही हाथ से करता है। वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपने सही तरीके से नहीं पढ़ी,
क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है योर ऑनर के फायर 6 इंच के फासले से किया गया। अगर इंसान खुदकुशी करे तो पिस्तौल की नाल तो बिल्कुल जिस्म के पास रख के करता है, ना कि 6 इंच के फासले से। और दूसरा, योर ऑनर स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर खुदकुशी की जाए तो फायर की डायरेक्शन अमूमन नीचे से ऊपर की तरफ होती है, जबकि इस केस में हुमा पर जो फायर किया गया उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ थी। और वकील साहब, अगर कोई इंसान खुदकुशी का इरादा रखे तो अमूमन लोग कोई सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं, कोई रुक्का छोड़ के जाते हैं, ये बताने के लिए कि उन्होंने ये अमल किस लिए किया, ना कि मकतूला की तरह जो कि मालिक मकान को 6 महीने का किराया एडवांस देकर खुदकुशी कर ली। मैडम, आपने बहुत अच्छी कहानी गढ़ी है, लेकिन आपकी इस कहानी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आज की कार्रवाई का वक्त तमाम हुआ। अदालत मुबलिक 2 लाख रुपए के मचलके के एवज मुल्जिम की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त को कबूल करती है और मुल्जिम को इस बात की तंबीह की जाती है कि वो केस का फैसला होने तक इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ पुलिस को भी इस बात की तंबीह की जाती है कि वो गोल्डन हाइट्स के उस वाक़े के दिन की सीसी फुटेज नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश करें। इसके साथ साथ अदालत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned for 2 weeks. तुम लंच ब्रेक पे नहीं गए? नहीं मैम। बैठो बैठो, काम हो रहा है। जी। काम तो हमारा खराब हो रहा है। देखे पुलिस वालों ने कितनी वीक इन्वेस्टिगेशन की है। ऐसा कमजोर सा केस बना के हमें अदालत में झोंक देते कि पहली हियरिंग पर ही मुल्जिम को बेल होगी। मैम, पुलिस वालों का पुराना काम है, जो उनके सांचे में फिट हो जाए उसके बाद वो किसी और सस्पेक्ट को देखते ही नहीं। हाँ, लेकिन बहरहाल वैसे हम भी बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज करते हैं। अगर देखो तो वर्कलोड भी बहुत है बेचारों पे। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उस रेशो से पुलिस वाले तो नहीं बढ़ रहे ना। अभी मैं एक डेटा पढ़ रही थी रिसेंटली, पता नहीं शायद कराची का ही था, हर 550 इंसान पर 1 सिपाही है। वो भी क्या करें। एनीवे, थाने गए थे तुम, बात हुई इंस्पेक्टर साहब से? जी, मैं उनसे मिला हूँ और एक गुड न्यूज़ है। Really? क्या? आला कत्ल मिल गया और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी ट्रेस हो गया। Oh, that's wonderful. किसका है पिस्टल? इसी शहर के कोई मशहूर बिजनेसमैन है, आबिद लोधी, उनके नाम पे इशू हुआ है और बस वारंट इशू हो जाए उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। नहीं भी, कोई जरूरत नहीं इतनी फुर्ती दिखाने की दोबारा। फिर आप वीक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, किसी को गिरफ्तार करेंगे और वैसे भी उसके वकील ने बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेना है। एड्रेस है तुम्हारे पास लोधी साहब का? जी, मेरे पास एड्रेस है उसका। ठीक है, तो आप जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, कोई हकाइक जानने की कोशिश करो कि हकीकत क्या है और फिर गेट बैक टू। एक रिपोर्ट बयान करती है कि गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में ख़वातीन के कत्ल अम्द के 871, इक़दाम कत्ल के 891 और ख़वातीन को ज़ख्मी करने के 1569 केसेस रजिस्टर हुए। एक तहकीक के मुताबिक सन 2013 में पाकिस्तान में औरतों के खिलाफ 2050 केसेस रजिस्टर हुए। इनमें अगवा के 347 कत्ल बशमूल गैरत के नाम पर कत्ल के 947, ज्यादती के 250, घरेलू तशद्दुद के 37, औरतों को जलाने के 10, औरतों पर तेजाब फेंकने के 80 और औरतों पर जिनसी हमले के 20 वाक़यात रिपोर्ट हुए। शुक्रिया आबिद साहब, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मिलने के लिए वक्त निकाला। वकील साहब, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे अंदाज़ा था कि आप जल्द या बदेर मुझ तक पहुँच ही जाएंगे। बस ज़रा इंतज़ामात करवा रहा था। इंतज़ामात? क्या बेल बिफोर अरेस्ट करवा रहे थे? नहीं वकील साहब, वो मैं फ़ैमिली को बाहर भेज रहा था ताकि परेशान कुन हालात का वो सामना ना करें। यानी आप जानते हैं कि हुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी और ये ज़िल्लत आप फैमिली के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है वकील साहब। आप बताएंगे कि आपने हुमा को कत्ल क्यों किया? कत्ल? वो भी हुमा को कत्ल?
मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि उसको ज़रा सी तकलीफ भी हो। मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। हुमा से मोहब्बत भी करते थे, फैमिली को बाहर भी भेज दिया। आबिद साहब, आप ये बात अदालत में अपने वकील के सामने क्लियर करेंगे या अभी बताएंगे? वकील? मुझे किसी वकील को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं वकील को क्यों हायर करूं? ठीक है, तो फिर ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से हकीकत क्या है? समझ नहीं आ रहा वकील साहब, कहाँ से शुरू करूं? बेसिकली हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बेहतर नहीं गुजर रही थी। वो एक नफ्सियाती मरीज़ है, लेकिन मेरी बिज़नेस पार्टनर भी है। मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उससे ख़ुद को अलग करूँ। फिर इत्तफाक से मेरी लाइफ में हुमा दाखिल हो गई। ओह माय गॉड, यहाँ तो सिग्नल भी नहीं आ रहे। व्हाट्स फनी? आर यू वॉचिंग फनी मूवी? मेरे माथे पे कोई लतीफ़ा लिखा हुआ जो आप हंस रही हैं? आई डोंट नो, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे छोटा सा मासूम बच्चा किसी सुपरमार्केट में अपनी माँ से बिछड़ गया हो। एक बात बताऊं, मुझे इनफैक्ट लिफ्ट से भी बहुत डर लगता है और अक्सर ख्वाब में मैं लिफ्ट में फंसा हुआ देखता हूँ तो चीखने लगता हूँ। बाय द वे, मुझे आबिद कहते हैं। हाउ स्वीट, मुझे हुमा कहते हैं। ग्रेट। वो एक इत्तफाकिया मुलाकात थी। उसमें हम दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। फिर हमारी वक्तन फ़वक्तन टेलीफोन पे बातें और मुलाकातें रहने लगीं। उसकी भी थोड़े अरसे पहले ही डिवोर्स हुई थी और मुझे भी जीने का बहाना मिल गया। फिर मैं दो हिस्सों में बंट के रह गया था। देखो, इस तरह का रोज़ रोज़ मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी हॉस्टल का कर्फ्यू टाइम और मैं जॉब पे से जल्दी आ नहीं सकता। तो क्या किया जाए फिर? देखो, इस सिचुएशन में तुमसे बहुत बड़े बड़े वादे और झूठे दावे नहीं कर सकता। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा फ्लैट दिला देता हूँ जिसको हम मिलकर डेकोरेट करते हैं। क्या कहती हो तुम इस बारे में? तुम टिपिकल मैरिड मर्दों वाली बात कर रहे हो कि शादी नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ। तुम जानते हो इस बात का मतलब? इस तरह के घटिया रिलेशनशिप मैं नहीं रख सकती। देखो, डे फर्स्ट से मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम्हें पता था कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, और तुमने इस सिचुएशन के बावजूद मुझे एक्सेप्ट किया। तुम मेरी भी तो सिचुएशन समझो। लोग क्या कहेंगे? ठीक है, छोड़ दो मुझे। आज के बाद हम नहीं मिला करेंगे। कर लो किसी और से शादी, वो दुनिया के सामने तुम्हें ऑन भी कर लेगा। तुम चाय पियो, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैठो एक मिनट, बैठो एक मिनट। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं कमिटेड नहीं हूँ तुमसे। मैं सिर्फ तुमसे कुछ वक्त मांग रहा हूँ सोचने के लिए। मेरे घर वाले हैं, बच्चे हैं, जरा समझने की कोशिश तो करो तुम। आखिर हम छुपकर निकाह क्यों नहीं कर सकते? हाँ, एटलीस्ट मुझे तो पता होगा ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। जब मैं तुम्हें ऑन करूंगा तो दुनिया के सामने करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। ऐसे चोरी छुपे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, छुपकर मिलना पसंद करते हो मगर शादी नहीं कर सकते? हाँ, हिपोक्रेट हो तुम। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें ना नहीं कह सकती और इसी बात का तुम नाजायज फायदा उठा रहे हो। हुमा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मैंने तुमसे सिर्फ कुछ वक्त मांगा है, मैं ना नहीं कर रहा तुमको। चले, लव स्टोरी तो मैंने आपकी सुन ली। अब ये बताइए कि 23 अप्रैल की शाम को आप कहाँ थे? हुमा के घर, अपने घर या कहीं और? मेरी इस्लामाबाद में मीटिंग्स थी। मैं 23 तारीख को सुबह 10 बजे की फ़्लाइट से इस्लामाबाद चला गया था। रात को मैं कंटिन्यूसली उसे फ़ोन कर रहा था लेकिन उसका मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा था। फिर अगली सुबह मैंने उसके ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि ठीक है, उसका। कितनी अजीब सी बात है ना, आपका पिस्तौल उड़ता हुआ हुमा के हाथ में चला गया। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हुमा अकेली रहते हुए डरती थी। मैंने ही उसको अपना पिस्तौल दिया था लेकिन उसको सही तरीके से चलाना भी नहीं आता था। मालिक मकान आरिफ मलिक के बारे में हुमा ने आपको क्या बताया था? वो अक्सर उसकी शिकायत करती थी कि दिन में तकरीबन 10 मरतबा वो फ़ोन करता है।
बहाने बहाने से उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। कभी उसको एडवांस चाहिए होता था, कभी उसको पैसे चाहिए होते थे। बहुत अनकंफर्टेबल थी उसके साथ। इतनी ट्रैफिक थी आज रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम, चाबी कोई डाक तो नहीं आई? शहरोज, एक तो मुझे इस केस की फाइल्स प्लीज ला के दें ज़रा। मैं काफ़ी परेशान हुई। यूँ लगता है हम किसी बंद गली में आ गए हैं, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा। जितने सस्पेक्ट्स थे उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। जी मैम, जब आबिद लोधी के पिस्तौल का पता चला था तो मैं भी श्योर हो गया था कि कातिल हाथ लग गया। बहरहाल मुझे कमरे में तुम कंप्लीट फाइल ला के दो, जितने भी पेपर्स हैं। दोबारा पढ़ती हूँ एक दफ़ा, शायद कोई बयानात शवाहिद में से कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मुझसे ही मिस आउट हो गई। मैं बैठ के कमरे में देखती हूँ, और उसको कॉफ़ी भी भिजवा देना मेरे कमरे में। मैं बदूद से कहता हूँ। ठीक। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में पाकिस्तान में कत्ल की 14,000 वारदातें रिकॉर्ड हुई। मुल्क की अदालतों ने 227 अफराद को सजाए मौत सुनाई। ताहम साल भर किसी भी सजाए मौत के कैदी को फांसी नहीं दी गई। योर ऑनर, पिछली हियरिंग में जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पेश किया गया वो सब इसी तरफ इशारा कर रहा था कि 23 अप्रैल की शाम 6:30 बजे मुल्जिम आरिफ मलिक हुमा अरशद के घर गया और उसको शूट करके वहां से फरार हो गया। योर ऑनर, क्योंकि इस वारदात का कोई ऐनी शाहिद नहीं है, इसलिए इस तकाजा को ये बात बियॉन्ड डाउट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि मुल्जिम आरिफ मलिक हुमा को शूट करके वहां से भागा था या हुमा को शूट करने से पहले ही अपार्टमेंट से चला गया था। योर ऑनर, इसी सिलसिले में मैं अपना पहला गवाह पेश करने की इजाजत चाहूंगी, रहीम साहब, जो हुमा के अपार्टमेंट में हमसाए हैं। इजाजत है। रहीम अहमद हाजिर हो। रहीम साहब, आप अदालत के सामने बताएंगे कि 23 अप्रैल की शाम जब हुमा के अपार्टमेंट से गोली चलने की आवाज आई तो आप उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त मैं अपने कमरे में मौजूद था। अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटा था। कपड़े बदलकर मैं चाय पी ही रहा था कि मुझे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और मैं दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल आया, ये देखने कि क्या माजरा है। आप ऑफिस से कितने बजे तक वापस आ जाते हैं? मैं रोज़ाना 7 बजे के करीब घर लौट आता हूँ और शायद उस रोज़ भी मैं 7 बजे के करीब ही लौटा था घर पर। ठीक। और गोली चलने की आवाज़ कितने बजे आई थी? यही कोई 7:30 बजे के टाइम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, रहीम साहब ने पुलिस के सामने भी यही बयान दिया था कि ये ऑफिस से तकरीबन 7 बजे के करीब घर वापस आ गए थे और 7:30 बजे इन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी थी। योर ऑनर, जैसा कि पिछली पेशी में आपने हुक्म दिया था कि गोल्डन हाइट्स बिल्डिंग की 23 अप्रैल की शाम की सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाए, इसी सिलसिले में मैंने अपने कुलीग शहरोज को उस बिल्डिंग में भेजा। योर ऑनर, जब मेरे कुलीग उस बिल्डिंग की यूनियन ऑफिस गए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि वो अपने डेटा से उस तारीख की सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव करने में कामयाब हो गए हैं। हमने वो डेटा एक सीडी पर रिकॉर्ड कर लिया। योर ऑनर, इस वक्त आपके टेबल पर वो लैपटॉप मौजूद है और इसके अंदर वो सीडी भी लगी हुई है जिसमें वो सीसीटीवी फुटेज का डेटा मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं। योर ऑनर, ये सीसीटीवी फुटेज का डेटा देखने से एक बात साफ जाहिर हो गई कि मुल्जिम आरिफ मलिक 23 अप्रैल की शाम 7 बजे गोल्डन हाइट्स की बिल्डिंग से बाहर निकल चुका था, जबकि फायर की आवाज 7:30 बजे आई। तो सर, फिर तो सवाल ये उठता था कि वो कौन शख्स था जिसने 7:30 बजे शाम हुमा को उसके अपार्टमेंट में शूट किया, उसे कत्ल किया और फिर जाए वारदात से भाग गया। योर ऑनर, कोई नई इंफॉर्मेशन लेने के लिए
मैंने तमाम गवाहों के बयानात एक मर्तबा फिर गौर से पढ़े तो मुझे मालूम हुआ कि तमाम गवाहों में सिर्फ एक गवाह था जिसने किसी को हुमा के अपार्टमेंट से भागते हुए देखा था। योर ऑनर, वो गवाह भी हुमा की अपार्टमेंट बिल्डिंग का रिहायशी था जिनका नाम अमजद है। योर ऑनर, मैं अमजद साहब से कुछ सवालात करने के लिए उन्हें कचहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। अमजद साहब, 23 अप्रैल की शाम 7:30 बजे जब हुमा के अपार्टमेंट से गोली चलने की आवाज आई थी तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैडम, उस रोज़ मैं अपने किचन में खड़ा हुआ कुछ काम कर रहा था। किचन की खिड़की खुली हुई थी। अचानक फायर की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से देखा तो हुमा के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और उसी वक्त मैंने एक आदमी को बाहर की तरफ भागते हुए देखा। तो आपने शोर क्यों नहीं मचाया? ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपने अपार्टमेंट से जब बाहर निकल के आया तो बिल्डिंग के दूसरे लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे कि फायर की आवाज़ कहाँ से आई है। तो मैंने उन्हें बताया कि शायद ये आवाज़ इस फ्लैट से यानी हुमा के फ्लैट से आई है। आप कितने बजे आ जाते हैं ऑफिस से और उस रोज कितने बजे आए थे? मैं तकरीबन रोज़ 5 बजे ऑफिस से घर आ जाता हूँ। आपके घर में और कौन कौन रहता है? बीवी मेरी फौत हो गई है, बच्चियों की शादी हो गई है, एक बेटा है वो भी जॉब करता है और शाम को देर से घर आता है। तो अमूमन मैं घर में अकेला ही होता हूँ। अमजद साहब, आप कभी हुमा से मिले थे? हुमा को तो हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। शिफ्टिंग के दौरान दरवाजे पे 1-2 दफ़ा सलाम दुआ हुई थी। ठीक, आप कभी अपार्टमेंट के अंदर तो नहीं गए उनके? जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उस रोज़ फायरिंग की आवाज़ सुन के अपार्टमेंट के दूसरे लोग हुमा के अपार्टमेंट में गए थे ये देखने के लिए कि वहाँ क्या हुआ। तो उस रोज़ मैं उनके साथ गया था। अमजद साहब, आपको एहसास है कि सिर्फ आपकी ही एक ऐसी गवाही थी जिसके मुताबिक आपने हुमा के अपार्टमेंट से किसी को भागते हुए देखा और सारा शक मुल्जिम आरिफ मलिक पर चला गया। अमजद साहब, पुलिस के रिकॉर्ड में जाए वारदात की तस्वीरें हैं और वो तस्वीर में बगौर देख रही थी तो एक तस्वीर जिसमें लाश के इर्द गिर्द पुलिस वाले भी हैं और हमसाए भी हैं, उस एक तस्वीर में आप भी बहुत नुमाया हैं और मुझे कुछ हैरत हुई ये देखकर कि उस तस्वीर में आपने बहुत उल्टे सीधे से कपड़े पहने हुए थे। तो उसकी एक वजह तो मेरे दिमाग में ये आई कि शायद फायर की आवाज़ सुनकर आप घबराहट में बाहर निकले और जल्दी में कुछ गलत से कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनकर निकल आए, या दूसरी वजह कुछ और भी हो सकती थी। और उस शक को क्लियर करने के लिए मैंने अपने कुलीग शहरोज को आपकी मुलाजमा के पास भेजा था बातचीत करने के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? सोफिया। अमजद साहब के घर भी काम करते हो? जी। सोफिया, मुझे एक बात बताओ, जिस दिन हुमा साहिबा का कत्ल हुआ उसके अगले दिन जब तुम बिल्डिंग में आई थी तो कोई ख़ास बात तुमने देखी थी? ये देखा था कि सब डरे हुए हैं और कुछ भी नहीं देखा था। देखो सोफिया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, कोई ख़ास बात उस दिन अगर कोई बिल्डिंग में हुई हो तो बताओ। सोचो। ख़ास बात ये थी कि या तो वो धोबी को देते थे कपड़े या तो कपड़े धोने वाली बास्केट में डालते थे। उस दिन उन्होंने खुद ही भिगोए हुए थे कपड़े, उन्होंने बोला सुबह धो दो। ये पकड़ो डबल इनाम, रखो फिर बताता हूँ। तुम्हें याद है उस दिन तुमने साथ की कौन सी शर्ट धोई थी? हाँ याद है। ठीक है, मुझे वो शर्ट और उनका कंघा ला दो, लेकिन किसी को बताना नहीं, जल्दी से ले आओ। तो अमजद साहब, जब मेरा कुलीग आपकी मुलाजमा से मिला और उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे मेरा शक यकीन में बदल गया। आप किसी घबराहट में उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकले थे। आपके कपड़े उस वक्त इसलिए मिसमैच थे क्योंकि आपने जल्दबाजी में कपड़े चेंज किए। आपके कपड़ों पे मकतूला के खून के धब्बे थे और शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि अगर कपड़ों पर खून के धब्बे लग जाएं, वो कपड़े आप धो भी दें तब भी केमिकल से उन धब्बों को ट्रेस किया जा सकता है। मेरे कुलीग ने आपके कपड़े आपकी मुलाजमा से हासिल कर लिए और हमने फोरेंसिक लैब में भिजवाए और डीएनए टेस्ट से ये बात साबित हो गई कि आपके कपड़ों पर मकतूला के खून के धब्बे मौजूद थे जिन्हें आपने धोने की कोशिश की। अमजद साहब, आपके खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है। अब आप इकरार जुर्म करेंगे अदालत के सामने या पुलिस के पास भेजें आपको? गिरफ्तार करो इसको फौरन। किधर भाग रहे हैं आप? सीधे खड़े हो जाओ और ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया।
हाँ हाँ, मैंने ये जुर्म किया। हुमा को हमारी बिल्डिंग में आए हुए 2 ही दिन हुए थे। उस रोज मैं अपनी किचन में खड़ा काम कर रहा था। मैंने खिड़की से देखा हुमा सामान लेके ऊपर आ रही है और साथ ही वो फोन पे किसी से बातें कर रही है। मैं गौर से सुनने लगा। हेलो। हाँ, 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है इस बिल्डिंग में। मैंने सबसे कह दिया मेरे हस्बैंड आउट ऑफ सिटी रहते हैं। अब किसी को क्या पता कि हस्बैंड असली हैं या नकली। चलो तुम आओ तो सही। ओके। मैंने सोचा कि अगर ऐसे किरदार की औरत जो झूठ बोलकर किसी भी शख्स को अपने अपार्टमेंट में बुला सकती है, वो मुझसे भी मरासिम बना सकती है। और उस दिन यही सोच लेकर मैं उसके अपार्टमेंट में गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मैडम, ये आपका लेटर था। कल आपका फ्लैट बंद था, डाकिया मेरे यहाँ दे गया था। मैं अब बराबर वाले फ्लैट में रहता हूँ। क्या मेरा लेटर? लेकिन मैं तो अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पर। मैडम, फ्लैट नंबर तो आप ही का लिखा है इसमें। लाइए, दिखाइए। जी जी, ये मेरा ही है। थैंक यू सो मच। पहली दफ़ा आपके घर आए हैं, कुछ चाय पानी को नहीं पूछेंगी आप? ओह अच्छा, मैं ज़रा मार्केट जा रही थी। चलें, कोई बात नहीं। आप पहली बार आए हैं तो चाय तो आपका हक है। आइए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। आइए, तशरीफ रखिए। मुझे पता है तुम असल में मैरिड नहीं हो और मेरी बीवी भी इस दुनिया में नहीं है। अगर आप चाहो तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे की तन्हाई दूर कर सकते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। ये शर्फजादी बन के मुझे ज्यादा गुस्सा ना दिखाओ। मुझे पता है तुम जैसी औरतें अपार्टमेंट में के लिए रहती हैं। बोलो, कितने पैसे चाहिए? बोलो बोलो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी जुर्रत कैसे है मेरा हाथ पकड़ने की? निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। इससे हटाओ, चल जाएगी ये। निकलो, मैंने कहा, निकलो। बिल्डिंग से निकलो। छोड़। उसके हाथ में गन देख के मैं घबरा गया। मैंने उससे गन छीनने की कोशिश की और इसी दौरान गोली चल गई। खून देख के मैं घबरा गया। मैंने गन पे से अपने फिंगरप्रिंट साफ किए और गन उसके हाथ में पकड़ा के वहां से चला आया। लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। मैंने उसे नहीं मारा। वकीला की बहस और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आरिफ ने मकतूला हुमा का कत्ल नहीं किया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम आरिफ को बाइज्जत बरी करती है और मुल्जिम अमजद को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इस बात की तंबीह की जाती है कि वो मुल्जिम अमजद को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करके उसका रिमांड हासिल करें और इसकी तमाम तर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।